नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। जिस बात को लेकर लगातार सभी लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बंगाल में बनती है तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होने लगा है। आज आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं, क्योंकि जो खास करके अभिषेक बनर्जी हैं, उनके घर पर अब पुलिस की छापामारी होनी शुरू हो गई है। यानी कि ये कहिए कि अब अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं या बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप ये सुन रहे होंगे कि उनके ऊपर एक एफआईआर हुआ, दूसरा एफआईआर हुआ और कई और एफआईआर पाइपलाइन में हैं कि और भी एफआईआर होंगे। इसके अलावा कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का उनके घर के ऊपर नोटिस चस्पा हो गया था और ये सब कहा जा रहा है कि उनकी लगभग लगभग 46 संपत्तियों का तो अभी ब्यौरा आ चुका है जो अवैध है, या उसके बारे में उनको जानकारी देनी होगी कि वो अवैध है या नहीं है, और अगर वैध है तो वो कैसे उस संपत्ति को उन्होंने अर्जित किया है, उसकी पूरी जानकारी अब देनी पड़ेगी उनको। लेकिन अब उससे पहले ही पुलिस पहुंचने लगी है उनके घर, और ना सिर्फ पुलिस पहुंची बल्कि वहां पर कंप्यूटर मॉनिटर भी लेकर अपने साथ गई है। यानी कि एक प्रकार से ये कहा जाए कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने या कुछ नेताओं ने इस प्रकार से ये अब मन बना लिया है कि ममता बनर्जी और उनके परिवार को नस्तनाबूद कर देना है। क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से लगातार एक तो पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला जारी है वो तो है ही, और अचानक से पुलिस को ये जानकारी कैसे लग रही है कि जो अभिषेक बनर्जी के घर में जो कंप्यूटर रखा हुआ है उसमें बहुत सारी जानकारी है, और इसलिए उसको कंप्यूटर मॉनिटर सहित उसको ले जाया जाए। यानी कि आप समझिए कि पुलिस के पास, सरकार के पास विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि ये जो अभिषेक बनर्जी है ये कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। यानी कि 100-200 करोड़ 500 करोड़ वाली बात ही नहीं है, यहाँ तो शायद हजारों करोड़ वाली बात होगी। और आज इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें इतनी बढ़ जाएगी कि अब वो हो ना हो उनके चुनाव लड़ने पर भी एक प्रकार से बैन लग जाए। यानी कि अगर उनको कन्विक्शन हो जाता है तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या अब ममता बनर्जी आगे क्या करेगी। इस सब पर आज बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या अब जो है वो ममता बनर्जी के परिवार पर एक प्रकार से पहाड़ टूटने लगा है क्या, और ना सिर्फ ये पहाड़ टूटा है बल्कि कई जगह बुलडोजर की भी कार्रवाई शुरू हो गई है। आपकी पहली प्रतिक्रिया जानेंगे, उसके बाद एक एक कर बहुत सारे मुद्दे हैं आज, उन सभी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, टीएमसी हारी थी 4 मई को और 24 मई को टीएमसी ध्वस्त हो गई। डायमंड हार्बर मॉडल जो अभिषेक बनर्जी का था, जिसमें 7 लाख वोटों से वो जीत के हुंकार भरता था, और उसके जितने चट्टे पट्टे हैं, चाहे शाहजहां शेख हो, शौकत मोल्ला हो, अनुव्रतो मंडल हो, जहांगीर खान हो, जहांगीर खान तो उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो लापता हो गया। तो टीएमसी चौथे नंबर पर आ गई हाल्टा के चुनाव में। भले उसका कैंडिडेट भाग गया हो, लेकिन सिंबल तो था। तो कैंडिडेट का भागना एक स्ट्रेटेजिक एक्शन भी हो सकता है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का, क्योंकि उनको ये फीडबैक मिला होगा कि टीएमसी अगर कैंडिडेट खड़ा रहता तो और 5,000 ही वोट मिलते, कम से कम अभी तो 7,000 वोट मिल गए। तो इसलिए वो बहाने ढूंढ रहे थे। अब देखिए, अभिषेक बनर्जी पर कार्रवाई हुई, लेकिन गौर करने वाली बात क्या है कि टीएमसी की जो पार्टी है उसके 800 गुंडे गिरफ्तार हैं, और जनता के मन में जो आक्रोश था टीएमसी को लेकर, वो 2 तरीके से आप देख सकते हैं। एक पहला तरीका फाल्टा का रिजल्ट,
हम्म। कि कोई उनके पक्ष में एक बैनर नहीं लगा था पूरे फाल्टा विधानसभा क्षेत्र। और बिल्कुल। टीएमसी से तो 6-7 गुना बेहतर प्रदर्शन शंभुनाथ कुर्मी जी ने किया, जो हम्म। सीपीएम के कैंडिडेट थे। और ये बिल्कुल। वीडियो जो चल भी रही है तो इसमें है कि यही शांति निकेतन, जिसका नाम है हम्म। 188 हरीश मुखर्जी रोड पर, तो इसमें बिल्कुल। छापा मारा है। तो पुलिस के पास सारी सूचनाएं हैं, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के पास सूचनाओं की कमी नहीं होती कभी। बस वो हम्म। राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से एक्शन होता है, और राजनीतिक नहीं परिस्थितियां तो बदल गई। फिर संजीव जी ये बताइए कि आपने कहा कि पुलिस के पास सारी सूचनाएं मौजूद हैं, तो ये सूचनाएं आखिर पुलिस के पास कैसे पहुंची? क्या पहले से ही पुलिस के पास ये सभी सूचनाएं थी, या अब जो खास करके तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं जो अब ये चाह रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो जाए वो किसी तरह सेफ हो जाए, तो वो तो नहीं जाकर के एक प्रकार से मुखबिरी कर रहे हैं और वो जाकर के सारी सूचनाएं जो है वो पुलिस को और प्रशासन को दे रहे हैं? देखिए, सरकार जो होती है हम्म। वो केवल राजनीतिक चेहरों से सरकार नहीं बनती। सरकार में हम्म। पुलिस होती है, हम्म। सरकार का अपना खुफिया विभाग होता है, सरकार में कार्यपालिका होती है, हम्म। विधायिका में विपक्ष भी पूरा आ जाता है, और जुडिशरी भी होती है। इसके अलावा सरकार केंद्र सरकार की भी होती है। और हम्म। लगभग जितने भी जिले होते हैं भारत में, जितने हम्म। भी जिलाधिकारी होते हैं, जितने भी विधायक सांसद होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, सबकी सूचना केंद्र सरकार को रियल टाइम समय में समय पर मिलती मिलती है। है। हम्म। रियल टाइम पर मिलती है, समय समय पर नहीं, रियल टाइम पे मिलती हम्म। है, रियल टाइम पे मिलती है। इसलिए अभिषेक बनर्जी तो यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहे थे, और अब उनको तो हम्म। बहुत कुछ का सामना करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी हम्म। पार्टी के लिए, देखिए, 20 दिन में ही एक पार्टी टीएमसी जो 15 साल से राज कर रही थी वहां, और राज भी बिल्कुल। डंके की चोट पे कर रही थी। राज ये नॉर्मल राज नहीं था, हम्म। जंगल राज, महाजंगल राज। और 20 दिन में ही कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिल रहा है टीएमसी का। और जो आपने एक हम्म। सवाल पूछा कि ये सूचना, एक सूचना का जो टीएमसी के इंसाइडर्स ही बता रहे हैं कि हम्म। पहले भी टीएमसी दो हिस्सों में बटी हुई थी। कुछ लोगों का यह कहना है हम्म। कि एक टीएमसी तो ममता बनर्जी एंड ओल्ड गार्ड्स की थी, और दूसरा टीएमसी का हिस्सा अभिषेक बनर्जी, आईपैक और उसके चट्टे बट्टे थे। उसमें चाहे हम्म। जहांगीर हो, शौकत मुल्ला हो, अनुब्रतो मंडल हो, शाहजहां शेख हो, और जितने भी हैं, हम्म। ये आपको, ये शांतनु विश्वास जो पुलिस बिल्कुल। अधिकारी था, और इसका ये पूरा एक नेटवर्क था। और ये नेटवर्क 4-5 तरह के अवैध काम करता था। एक तो तोलाबाजी, यानी हजारों टोल खड़े कर दिए थे, फर्जी टोल, उससे हजारों हम्म। करोड़ रुपए की वसूली होती थी। हजारों करोड़ हम्म। रुपए की एक साल में, आप सोचिए कितनी वसूली की होगी इन लोगों ने। दूसरा, कोयला का चोरी। तीसरा, बालू की चोरी। और चौथा, गो गाय की चोरी करके उसको बांग्लादेश भेजना। बांग्लादेश भेजना। इसीलिए फेंसिंग नहीं होने देती थी टीएमसी की सरकार। हम्म। तो वो दौर चला गया। हर पाप का, हर बुरी और अच्छी दोनों तरह की कहानियों का अंत तो आता है। वो अंत आ हम्म। गया। और दूसरा डिवीजन टीएमसी में है कि टीएमसी का एक वर्ग हमेशा हुआ मलाई सब खाता रहा, सत्ता का चॉकलेट चावता रहा। लेकिन हम्म। दूसरा जो वर्ग था, जो केवल झंडा ढोता था, उसे कुछ नहीं मिला। हम्म। वो मुश्किल से पेट भात पे अपना, वही जो डीम भात जो कहते हैं बंगला में, डीम भात खा के बेचारा अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है। वो हम्म। भी सरकार को सूचना दे रहा है, और वो ईर्ष्यावश टीएमसी के अंदर जो लुटेरे थे और अब उनकी उसको सूचना कोई पुलिस डर को दे नहीं रहा है ना। अब संजीव जी, अब उसका उन कार्यकर्ताओं को अब कोई डर नहीं है कि अब उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी, कोई पुलिसिया कार्रवाई हो जाएगी और उनको परेशान किया जाएगा। आपको याद होगा कि खुद तृणमूल कांग्रेस के कई नेता ये जा जा करके बार बार कहते थे कि ना तो उनकी सुनवाई, अगर उनके कार्यकर्ताओं को भी कहीं पीटा जाता है तो ना उनकी सुनवाई ममता बनर्जी के पास होती है, ना अभिषेक बनर्जी के पास होती है, पुलिस तो करती ही नहीं है। तो फिर ये अब उनके अंदर से ये भय एक प्रकार से खत्म हो गया है जब से शुभेंदु अधिकारी सत्ता में आए हैं। तो अब वो खुलकर बोल रहे हैं, क्या ये माना जाए? खुल के। वो कई तरीके का, कहते हैं, लावा जमा था,
और ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, पहले तो लावा निकला, अब वो लावा राख में बदल रहा है, यानी ठंडा हो रहा है। और लावा जब ठंडा होता है तो जिस पर गिरता है उसको जमा देता है, यानी वो टीएमसी को ही वो लावा जमा रहा है और पत्थर बना रहा है टीएमसी। और यही वजह था कि उसका जहांगीर खान भाग गया, जो पोस्टर बॉय था, अतीक अहमद की तरह का, मुख्तार अंसारी की तरह का पोस्टर बॉय था, वो भाग गया, वो चुनाव ही नहीं लड़ा। उसके टीएमसी के बैनर कोई वो नहीं कर रहे थे। और हमने और आपने चर्चा भी की कि उसके गांव के मुस्लिम लोग जय श्री राम और वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। बिल्कुल। तो स्थितियां परिस्थितियां बदल गई। एक चीज और ये देखिए कि अभिषेक बनर्जी में आप देखिए, जिस दिन चुनाव से पहले जो वो धमकी देता था, वो यही तो कहता था कि फाल्टा में हमको कोई हरा के दिखाए। तो उसका तो कैंडिडेट भाग गया। और उस समय, जिस समय वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय सेना, पारामिलिट्री फोर्सेस, इलेक्शन कमीशन, सबको एक साथ वो चुनौती दे के डरा रहा था और कह रहा था कि 4 तारीख को 12 बजे देखेंगे दोपहर में, डीजे भी बाजेगा और रविंद्र संगीत भी बाजेगा। तो एक तरह से वो धमकी, वही डीजे वाला उनका जो कॉन्सेप्ट है, खेला होबे वाला गाना। और हम लोग एक होगा तो कल हम वीडियो भी साझा करेंगे अपने दर्शकों के साथ। 2021 वाला एक वीडियो है कि कैसे गांव में घूम घूम कर प्रताड़ित किया जा रहा है और वही गाना डीजे बजा के। तो अभिषेक बनर्जी डीजे बजाने की बात कह रहा है, लेकिन आपने देखा होगा और हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा, अब तो संजीव बस जी एक लाइन जो है वो इनका डीजे बजाने के लिए अब तैयार है, अब लगातार छापेमारी हो रही है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 4 तारीख के शाम में अगर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ममता बनर्जी का देखा होगा हारने के बाद, उसमें केवल आप अभिषेक बनर्जी का चेहरा देख लीजिए। वो रो रहा है या वो कराह रहा है, ये पता नहीं चला, क्योंकि उसको पता है हजारों करोड़ का इधर से उधर हुआ है मामला, और वो सब राज बाहर आएंगे। और जिस तरह से हरीश मुखर्जी रोड पे, शांति निकेतन आवास पे, वहां के बंगाल के लोगों ने, और मैं बताऊं कि कूच बिहार का भी आदमी आके शांति निकेतन के सामने अपना विरोध प्रकट कर रहा है और उसको चोर चोर कह रहा है, चोर चोर कह रहा है उसके परिवार को। आप सोचिए, तो जैसा एक तानाशाह का अंत होता है, वैसा ही ममता बनर्जी का अंत हो गया है। अब देखिए है क्या कि ममता बनर्जी लीडरशिप में फर्स्ट लाइन थी, सेकंड लाइन में ये अभिषेक बनर्जी था, और थर्ड लाइन में उसके फिरहाद हकीम और ये 4-5 चट्टे बट्टे थे जिसको तोलाबाज कहते थे। और उसके बाद का जो वर्कर्स था, वर्कर्स का जो गुंडों की वसूली गैंग था, तो 800 ऐसे लोगों को तो चिन्हित करके पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था चुनाव से पहले। इसके अलावा मुझे लग रहा है 800-900 लोगों को अरेस्ट किया गया, टीएमसी के जो गुंडे अपराधी थे। और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा था ये बात कि किसी भी टीएमसी के आम वर्कर को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन जिन्होंने 2021 में बीजेपी वर्करों पर हमला किया, मारा, रेप किया, धर्षण किया, दुकान जलाए, घर जलाए, घर लूटा, उन पर कार्रवाई होगी और उन पर कार्रवाई हो रही। और अभिषेक बनर्जी के घर पे छापा मारने से यह स्पष्ट हो गया कि टीएमसी के जितने भी, देखिए टीएमसी के लिए अभिषेक बनर्जी जिले इलाही था, और जब जिले इलाही पे कार्रवाई होगी तो बाकी उसके दरबान, सेनापति, तोपची, ये सब तो ऐसे ही भाग रहे हैं, सब ऐसे ही भाग रहे हैं। जब उस्ताद ही पटक दिया गया तो फिर चेलों को कौन पूछे? तो एक तरह से सरकार ने मैसेज क्लियर दे दिया है। आप जरा इस बुलडोजर एक्शन पर बताइए, क्या ये बुलडोजर एक्शन जो अभी, चाहे वो आसनसोल में हो या कोलकाता के ही कई और हिस्सों में हो, तो ये बुलडोजर एक्शन क्या अब सरकार ये मान ली है या ठान ली है एक प्रकार से कि कोई भी अवैध निर्माण अगर है तो उसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होगी और उसको तुरंत ध्वस्त किया जाएगा। अब अगर ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और आप देखिए किस प्रकार से बड़े बड़े मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, इसका मतलब है कि इन मकानों को एक तो अवैध तरीके से बनाया गया होगा, फिर इसका पट्टा जो है, जो खरीदार होंगे उनको इसका पट्टा जो है वो अवैध तरीके से दिया गया होगा। तो अब वो जो खरीदार होंगे वो भी फंस गए इनके चक्कर में, इन लोगों के चक्कर में, ये टीएमसी के गुंडों के चक्कर में, और उनकी पूरी गाड़ी कमाई खत्म हो रही है। बिल्कुल, देखिए लोग इसको बुलडोजर एक्शन के तौर पे देखते हैं, लेकिन एक बात बताइए कि अगर गैर कानूनी निर्माण हो तो उसको, उस पर तो बुलडोजर चलता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और इसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार नहीं, कलकत्ता नगर निगम जिम्मेदार नहीं है, टीएमसी के वो मुस्लिम चेहरे जिम्मेदार हैं
चाहे वो फिरहाद हकीम हो, शौकत मुल्ला हो, जहांगीर खान हो, जिन्होंने इन मुस्लिम बेचारे गरीब मध्यम वर्गीय जीवन जीने वाले मेहनतकश मुस्लिमों का गाढ़ी कमाई का पैसा सरकारी जमीन पर अपार्टमेंट बना के उनसे ठग लिया। इसको ठगना कहते हैं, पैसा ठग लिया। क्योंकि देखिए, जो सत्ता में थे, ऐसा तो है नहीं कि सत्ता कभी नहीं जाएगी। तो अगर सरकारी जमीन, पट्टे की जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती है, चाहे वो आप 10 मंजिला अपार्टमेंट खड़ा कर दें, गैर कानूनी काम आज भी और आज से 20 साल बाद भी अवैध ही होता है। जैसे देखिए, उदाहरण देता हूं मैं, वक्फ की जमीन जो अवैध कब्जा कर लिया सारा, वो वक्फ कानून बनने से वो कब्जा हट गया। 20%, 100 प्रॉपर्टी थी तो 20% से भी कम प्रॉपर्टी बची है वक्फ के पास, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी। और ये वक्फ के लोगों ने खुद अपलोड किया। तो आज बंगाल के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई, वक्फ के पास जो कलकत्ता में जमीन है वो दे दो मुस्लिमों के लिए, कम से कम बेचारे वो मुस्लिम अपना वैध जमीन पे घर बनाएंगे। भाई, वक्फ की प्रॉपर्टी तो मुस्लिमों के लिए ही है, और उनसे आप एक रेंट ले लो, एक फिक्स कर दो, एक घर बना के उनको दे दो 2-2, 3-3 रूम का। लेकिन मेरा यह कहना है कि मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स के सबसे बड़े शिकार खुद मुस्लिम हुए। आज 3000 घरों को तोड़ा जाना है। घरों नहीं मैं कह रहा हूं, अपार्टमेंट्स तोड़े जाने हैं प्रवीण। और एक अपार्टमेंट्स में कितने फ्लैट होते हैं, आप वो डिपेंड करता है कि उसका रकबा क्या है, उस अपार्टमेंट का रकबा क्या है। यानी सैकड़ों फ्लैट तो होंगे, और हर घर में अगर 5 लोग, 6 लोग, 8 लोग जोड़िए तो कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं हर अपार्टमेंट में। और 3000 ऐसे घर और अपार्टमेंट को तोड़ा जाना है, उसकी शुरुआत हो गई है। बहुत सारे सिर्फ यही नहीं, कई जगहों पर तो ये कहा जा रहा है, जैसे आसनसोल में एक जगह ये कहा जा रहा है कि वहां पर अवैध निर्माण तो किया ही, या किसी का घर कब्जा करके उसके ऊपर तृणमूल कांग्रेस ने अपना कार्यालय खोल दिया ताकि और कोई भी बोलने की स्थिति में ना हो। अब उन सभी पर एक प्रकार से कार्रवाई हो रही है। जो जिनकी संपत्ति है या तो उनको वापस दिया जा रहा है, या अगर अवैध है तो उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई करके उसको ध्वस्त किया जा रहा है। आपको लगता है कि अब जो है बंगाल में कहीं भी वो जो अवैध संपत्तियों पर कब्जा, अवैध रूप से कब्जा है संपत्तियों पर, सरकारी संपत्तियों पर, उसको अब बहुत जल्द खाली करवा लिया जाएगा? नहीं, देखिए, 70-72 साल का मिसमैनेजमेंट है, उसको संभालने में टाइम लगेगा, सुधारने में टाइम लगेगा। वो तो 4-5 साल तो लगेगा ही। लेकिन शहरी इलाके जो बिल्कुल नजर में है, जैसे कैपिटल रीजन हो गया, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, आसनसोल, इन सब जगहों पे करना आसान होगा। लेकिन जिस तरह का मैं देख रहा हूं नजारा, एक कोलकाता का एक दृश्य में देख रहा था कि जैसे किसी का घर है, जस्ट उस घर के सामने वाली जमीन पर, यानी उसी कैंपस में जबरदस्ती टीएमसी का क्लब खोल के बैठे, और उसमें टीएमसी गुंडे भर दिन बैठे रहे और लोगों को सताते। तो एक टीएमसी मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा एक अलग तरह का नेक्सस थी। और मुझे तो लगता है कि आप वहां के सीपीएम के नेताओं से पूछिए, वो खुश हैं ममता बनर्जी के जाने से। और एक सीपीएम का नेता कह रहा था कि हमें भले 4% वोट मिला हो, लेकिन उसमें 3% वोट मुस्लिमों का, जिससे टीएमसी को नुकसान। और कांग्रेस के भी वर्कर्स खुश है वहां पे, क्योंकि उनकी भी पार्टी ऑफिस को दिखाना चाहेंगे, अपने दर्शकों को एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। इसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की थी, लेकिन आज वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से टीएमसी वहां पर सरकार नहीं चला रही थी, टीएमसी किस प्रकार से गुंडागर्दी कर रही थी, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। ये मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मैं टीएमसी को लेकर के कोई सत्तू बांध करके उनके पीछे पड़ गया हूं, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं, उसके बाद देखिए, आपको दिख रहा होगा ये एक कॉलेज का गेट है, और उसपे नाम जो पहले है उसमें राम लिखा हुआ था, उस राम को वहां से हटा दिया गया था। आप बताइए कि ये किस प्रकार की राजनीति हो रही थी बंगाल में इतने दिनों तक, और इस पर सभी लोग जो है वो पर्देदारी करने में लगे हुए हैं। अभी भी कोई भी लिगेसी मीडिया, या जो खास करके यहां तो लोग एक तरफ गोदी मीडिया कह देते हैं, लेकिन ये जो दीदी मीडिया है वहां पर बंगाल में,
वो दीदी मीडिया आखिर क्यों नहीं इस बात को दिखा रही है कि ये देखिए किस प्रकार से राम वहां लिखा हुआ था किसी कॉलेज के उस पे नाम में, तो उसमें से राम शब्द को हटा दिया गया था। अब इसको क्या कहा जाए, ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है संजीव जी? देखिए, कॉलेज का नाम था राम मोहन कॉलेज, और ये कोलकाता कोलकाता में ये कॉलेज है। बहुत पुराना कॉलेज है, और ये अल्पसंख्यक बहुल, तथाकथित अल्पसंख्यक बहुल इलाके में ये कॉलेज। और जो राम के नाम से जो द्वेष था ममता बनर्जी का, इसलिए सोचिए, राम जो आगे कॉलेज का नाम जो सरकारी नाम है वो राम हटा दिया गया। और मैंने तो ऐसे ऐसे तस्वीरें देखी प्रवीण जी, कॉलेज में मुख्यमंत्री की तस्वीरें, मतलब कॉलेज के गेट पर। मान लीजिए टीएमसी के स्टूडेंट यूनियन की होगी तस्वीरें, स्टूडेंट यूनियन के लीडर की तस्वीरें होती है, लेकिन अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की तस्वीरें पूरे कॉलेज में पटी हुई है, पूरे बंगाल में। और इस पर पूरा एक लुटियंस गैंग, सो कॉल्ड लिबरल्स गैंग, सब चुप है, उसी तरह चुप है जैसे 2021 के की जो हिंसा हुई, जो रेप हुआ, उस पर जैसे चुप्पी लगा के बैठे थे, टेप लगा के बैठे। तो अब जनता इन सब चीजों को स्वीकार नहीं करेगी। वन साइडेड नैरेटिव। कम से कम ये लुटियंस गैंग जो है, ये कम से कम अब तो इसको दिखाया है, अब तो ये तस्वीरें आ रही हैं, अब तो हम लोग इसको दिखा रहे हैं। अब तो कम से कम, अब तो सरकार भी नहीं है, अब आप किसकी चाटुकारिता कर रहे हो? अब तो कम से कम आप इसको दिखाओ कि ये देखिए किस प्रकार से वहां पर नंगाई कर रही थी खास करके टीएमसी। और आप देखिए कितने उसके गुंडे जो हैं वो किस प्रकार से राम शब्द को वहां से हटा दिया। अगर किसी का कॉलेज का नाम राम मोहन है तो उसमें से राम आप हटा देंगे, आप इस प्रकार से गुंडाई करेंगे। और इसके बावजूद आपके ऊपर कोई कुछ कहे तो आप कहेंगे क्या कि नहीं ये तो गोदी मीडिया है। तो आखिर अब भी तो आप लोग उठाइए इस आवाज को। क्या लग रहा है संजीव जी कि अब कम से कम जो ये लुटियंस गैंग है इनकी नजरें इन तस्वीरों पर जाएंगी? नहीं, देखिए, तस्वीरें पर जाए या ना जाए वो अप्रासंगिक हो गए, इररिलेवेंट हो गए। और जब कोई संस्था, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों की वजह से अप्रासंगिक हो जाता है तो वो उसकी आवाज नक्कार खाने की तूती की जैसे हो जाती है। वो बोलता रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है, बोलता रहे। लेकिन लोग ये एनालाइज करते हैं कि पहले आपने क्या बोला था, और अब लोगों की मेमोरी सोशल मीडिया की वजह से बहुत आसान, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो चलते हैं कि एक ही प्रॉब्लम में एक पत्रकार पहले क्या बोलता था और अब क्या बोल रहा है। और खास करके अभी तो सागरिका घोष जी की जो स्वामी हैं, उन्होंने तो बोला है ना कि सोनिया जी का इंटरव्यू कैसे लिया गया था, वो तो वायरल है। राजदीप सरदेसाई का वायरल है पूरा, जो कि अपने को पत्रकारिता का, स्वतंत्र पत्रकारिता का झंडा बरदार बताते थे। और कल ही उनका मैंने सुना है, वो कह रहे थे कि उनको प्री प्लान्ड क्वेश्चन दिए गए थे, पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछने की बात नहीं थी, और इंटरव्यू ऐसा लेना था कि केवल इंदिरा जी की स्मृतियों को जो है पर सोनिया जी बोलती। ठीक है, इंदिरा जी की स्मृतियों पर बोले, वो बिल्कुल सही है, वो इंदिरा जी सबके लिए सम्माननीय है। इंदिरा जी की अगर कांग्रेस होती, एक मैं सोचता हूं पंजाब प्रकरण को अगर आप हटा देंगे तो इंदिरा जी का मोर और लेस कोई ऐसी गलत नीति नहीं देश के लिए, चाहे वो हरित क्रांति हो, चाहे पाकिस्तान का बंटवारा हो, मोर और लेस इंदिरा जी का बिल्कुल, इंदिरा जी की पॉलिसी राहुल मानकर है। वो इंदिरा जी तो कभी जाति के नाम पे वोट नहीं मांगती थी, वो जातिवाद का विरोध करती थी, जातिवादी राजनीति का भी विरोध करती थी। लेकिन अब तो उनका जो ये पोता है वो तो जाति के छोड़ के कुछ समझता ही नहीं है। और कल उनका आप देखिए, राहुल गांधी का, आप क्या कहिएगा उस विपक्ष के बारे में? कल बैठक के बाद क्या कहा, केवल मुस्लिमों के बारे में बोलना है। ठीक है, मतलब अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक, बोले कि मुस्लिमों की समस्या को मुस्लिम नाम से एड्रेस करना है। अब बताइए, तो आप कहते हो कि हम भारतीय, और फिर आप कहते हो मुस्लिम, फिर कहते हो कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, ये आपको नहीं दिख रहा? आपको हिंदू क्यों वोट दें, किस आधार पर वोट दें? अगर आप मुस्लिम ही करेंगे तो फिर हिंदू किस आधार पर आपको वोट दें? नहीं, इधर पवन खेड़ा का बयान था ना कि तरुण खटीक मर गया। मारा भी क्या? नहीं, तरुण खटीक मर गया। तो कहिए ना, हिंदू तरुण खटीक को मुस्लिमों ने घेर के मार दिया, आप बोलो ना तब। फिर तो मुझे लगता है कि ये लोग खुद हाशिए पर जाने के लिए हाशिए पर जा चुके हैं। कांग्रेस अपनी जो पुरानी आइडियोलॉजी थी उसको भूल गई है। और हो सकता है कि मैं सोच रहा था दोपहर में कि आखिर कांग्रेस ऐसा, कल जब मैंने देखा राहुल गांधी का स्टेटमेंट जो
वो था, लिखा हुआ आया, तो मैं सोच रहा था कि आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही। मुझे लगता है कि कांग्रेस के कर्ता धर्ता जितने हैं, और विपक्षी दल में तो कहीं अखिलेश को सद्बुद्धि आ गई है, वो मंगल हाँ, में बड़े हनुमान जी मंगल का में जा रहे प्रसाद, अब उनको लग गया कि हो गया, वन साइडेड सेकुलरिज्म का जो है ना, बंगाल की खाड़ी में गिर गया। अब बंगाल की खाड़ी से लखनऊ तक उसका पहुंचना मुश्किल है, उस नैरेटिव का। तो मुझे ये लगा कि राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं, कांग्रेस या और विपक्षी दल ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदू उनको वोट भी नहीं देगा। हो सकता है ये भी हो उनके मन में, ये इतने आगे वो निकल गए हैं कि हिंदू फिर पलट के उनको वोट नहीं देगा। और बंगाल की स्थिति बिल्कुल साफ हो गई, वन साइडेड सेकुलरिज्म का पॉलिटिक्स खत्म है। लेकिन मैंने पहले भी एक आर्टिकल लिखा था, उसमें यह था कि अब लड़ाई बीजेपी और विपक्षी दलों में एक ही बात की है कि विपक्षी दल मुस्लिम वोट्स के लिए आपस में लड़ेंगे, वो चाहे यूपी में लड़े, आगे चल के बिहार में लड़ेगी। अब लड़ाई मुस्लिम वोटों की, और अगर बीजेपी कोई बड़ी रणनीतिक चूक ना करे तो, और थोड़ी सी अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ले जाए, इस संकट से निकाले, हॉर्मुज की जो क्राइसिस है, तो मिला जुला के मुझे लगता है कि 2029 में कांग्रेस मुक्त तो छोड़िए, कहीं विपक्ष मुक्ति ना हो। चलिए चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप एक्स पर और फेसबुक पेज के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस पेज को भी फॉलो कर लीजिए और वहां से भी वीडियो अपने वॉल पर शेयर कर सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।